एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आर्म शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो अस्त्र मिसाइल की तरफ से आ रही है। आप जानते हैं कि अस्त्र का ट्रायल कंप्लीट हो चुका है और जल्द ही इंडियन एयरफोर्स की 200 क्वांटिटी में ऑर्डर देने वाली है। पर इससे पहले इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी इसके 50 क्वांटिटी का ऑर्डर दे चुकी है और जो कि उनको धीरे धीरे डिलीवर किए जा रहे हैं। और इन मिसाइलों का इस्तेमाल इंडियन एयरफोर्स अपने SU-30 MKI में लगा के ट्रायल में करने वाली है। पर जो 200 और ऑर्डर देने वाली है इंडियन एयरफोर्स, उसकी तरफ से कुछ खबर निकल कर आ रही है। इसमें 2 प्रकार के रडार सीकर का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि भारत में जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसकी स्पीड स्लो है और जो इंडिजिनस सीकर है इसके लिए जो डेवलप किया गया है उसका भी प्रोडक्शन रेट स्लो है। इसलिए रशिया से उनके मिसाइल जो कि R-77 में लगने वाले सीकर है उनका इस्तेमाल इस अस्त्र में किया जाएगा। ये जो 200 का ऑर्डर है इसको 2 भागों में स्प्लिट किया जाएगा, जिसमें कि रशिया वाले सीकर का इस्तेमाल भी किया जाएगा और बाद में इंडिजिनस सीकर का भी इस्तेमाल किया जाएगा। आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि अस्त्र मिसाइल को दोनों सीकरों के साथ इस्तेमाल करके टेस्ट किया जा चुका है और दोनों के साथ ही ये सफल रहा है। इसलिए इंडियन एयरफोर्स को कोई भी दिक्कत नहीं है कि उसमें रशियन सीकर लगा हो या इंडिजिनस सीकर लगा हो। पर बाद में जब इसका ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किया जाने लगेगा तब इसमें इंडिजिनस सीकर का ही इस्तेमाल किया जाएगा। अगली खबर हमारी कारगिल वॉर के समय से आ रही है। उस समय के जनरल जिन्होंने उस समय की भारतीय सेना को लीड किया था, जिनका नाम है जनरल VP मलिक, उनका दावा है कि जिस समय कारगिल वॉर हुई थी उस समय जो सो कॉल्ड भारत के दोस्त थे या जिन्होंने भारत को इस वॉर को जीतने में सहायता की थी, उन्होंने भारत को बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉइट किया था। उन्होंने कुछ किस्से भी बताए पर उन देशों के नाम नहीं बताए जिनसे यह किस्से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि जब हमें कुछ राइफलों की आवश्यकता हुई तब उस देश ने पहले कॉन्ट्रैक्ट तो ले लिया और ज्यादा दाम पे लिया, पर उसके बाद हमें रिफर्बिश्ड ओल्ड राइफल्स दिया। और इसके अलावा एम्यूनिशन की जब बात की गई तो 1970 के दशक की उनकी जो एक्सपायर्ड एम्यूनिशन थी जिसको वो डिस्कार्ड करने वाले थे, उनका भारत को सप्लाई किया गया। इसी तरह जो सैटेलाइट इमेज हमें प्राप्त हुई उनके साथ भी वही किस्सा था। जो सैटेलाइट इमेजेस हमें प्राप्त हुई वो इतनी महंगी थी कि एक इमेज का दाम 36,000 रुपए तक लिया गया और यह इमेजेस करंट की इमेज नहीं थी, लेटेस्ट इमेज नहीं थी, कुछ 3 साल तक पुरानी इमेजेस भी बेची गई भारत को और केवल ये भारत की हेल्प करने के नाम पर किया गया। और यह केवल इसलिए हो पाया क्योंकि भारत की जो क्षमता है, भारत की जो PSUs हैं, जो डिफेंस PSUs हैं, उनका प्रोडक्शन रेट इतना कम है, इतना बेकार उनका परफॉर्मेंस है कि उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। और यदि भारत को भविष्य में एक सुपर पावर बनना है, यदि डिफेंस में वो अभेद्य होना चाहते हैं, तो भारत की कंपनियों को, भारत के डिफेंस PSUs को जरूर अच्छा होना पड़ेगा। इसके अलावा प्राइवेट पार्टनर्स को भी सामने आना पड़ेगा और डिफेंस PSUs को यह पता लगना चाहिए कि भारत केवल उन पर डिपेंडेंट नहीं है और यदि वो कोई गलती करते हैं तो उनकी सजा भी उनको मिलनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि हम केवल डिफेंस PSUs पर ही निर्भर रहें, हमें और भी पार्टनर्स डेवलप करने हैं। आप जानते हैं कि मालदीव में नई गवर्नमेंट आ चुकी है और पुरानी गवर्नमेंट प्रो चाइनीज गवर्नमेंट थी। तो अब की जो उनके पार्लियामेंट के स्पीकर हैं जिनका नाम है मोहम्मद नासीद, उनकी भारत यात्रा चल रही है। मोहम्मद नासीद वही आदमी है, वही व्यक्ति हैं जो कि पुराने समय में प्रेसिडेंट रह चुके हैं मालदीव्स के। और उनका कहना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितना मालदीव में लैंड एक्विजिशन नहीं किया था उससे ज्यादा चाइना ने ऑलरेडी कर लिया है। उनका यह कहना है कि चाइना ने उनके देश को कर्ज के जाल में फंसाया है और इसके लिए वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में भी जा सकते हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी जा सकते हैं। उनका यह कहना है कि $3.5 बिलियन का जो चाइना का कर्ज मालदीव्स में है वो चुकाना बहुत ज्यादा मुश्किल है और नामुमकिन के भी बराबर है। यह पैसा उनके पास नहीं आया, उनके देश के पास नहीं आया और तब भी उन पर यह कर्ज लाद दिया गया है। उनका यह कहना है कि चाइना के द्वारा जो ये कर्ज लादा गया है उसको उनके देश को पे तो करना ही पड़ेगा, पर चाइना द्वारा जो ये कर्ज दिया गया है उसको फिर से रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा ताकि मालदीव आसानी से उनकी पेमेंट कर सके। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि चाइना से जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था वो अब खत्म हो चुका है। इससे पहले की गवर्नमेंट ने चाइना से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ था जिसके द्वारा चाइना ने मालदीव्स को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया है, पर अब भविष्य में इस प्रकार की चीजें नहीं होने वाली है क्योंकि इस प्रकार के एग्रीमेंट एक्सपायर हो चुके हैं और उसके एक्सटेंड होने की कोई भी संभावना नहीं है। तो इससे साफ साफ क्लियर होता है कि मालदीव्स अब भारत के पक्ष में आ चुका है। पुराना जो संबंध है हमारा मालदीव से वो स्टार्ट हो चुका है। चाइना के बीच की घुसने की कोई भी यहां पर संभावना नहीं लग रही है। वही बात करें जेटलीज पाम बीच कंपनी की, जो कि विश्व की सबसे बड़ी ऐसी कंपनी है जो कि सेकेंड हैंड मिलिट्री एयरक्राफ्ट बेचती है। किसी भी देश को यदि अपने एयरक्राफ्ट बेचने हो तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो अब
ये कहा जा रहा है कि इनसे पाकिस्तान F-16 खरीद सकता है और 8 की संख्या में इस प्रकार के एयरक्राफ्ट खरीदे जा सकते हैं। कई देशों के द्वारा F-16 का इस्तेमाल अब बंद कर दिया गया है, तो इन कंपनियों के द्वारा उसका कॉन्ट्रैक्ट ले लिया जाता है, उनको बेचने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया जाता है और कुछ $8.5 मिलियन में यह प्लेन बिकाऊ हैं। पाकिस्तान कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो डिफेंस कम्युनिटी है उनमें यह सुगबुगाहट चालू हो चुकी है कि 8 इस प्रकार के प्लेन खरीदे जाएं। यह प्लेन कुछ जॉर्डन से खरीदे गए हैं, कुछ टर्की के डिस्कार्ड किए हुए हैं, पर यह कहा जा रहा है कि ये ब्लॉक 20 वाले एयरक्राफ्ट है जिनको पाकिस्तान खरीदने का मन बना रहा है। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आप उसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से मत कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।